केमिस्ट्री में हम मोल कंसेप्ट टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे। मोल कंसेप्ट जो टॉपिक है ये बच्चों को समझ में नहीं आता है। आज उस टॉपिक को हम ओपन करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इस बोर्ड पर जो लिखा है 1 मोल, मोल डिफाइन नहीं होता है। आपसे जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे तो 1 मोल का डेफिनेशन पूछा जाएगा। डेफिनेशन ऑफ 1 मोल। तो यहां 1 मोल का जो डेफिनेशन लिखा गया है ये हमने एनसीईआरटी 11th क्लास से लिखा है बोर्ड पर। ये जो डेफिनेशन है यह 11th क्लास की एनसीईआरटी बुक का एग्जैक्ट लाइन है। जो आपको एग्जाम में पूछे जाए तो वही आप लिखेंगे। राइट। डेफिनेशन क्या है आप पढ़ करके देखिए। 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस ऑफ अ मतलब एक ऑफ अ सब्सटेंस। प्रीवियस जो पार्ट 1 वीडियो है उसमें हमने इस बात की चर्चा किया है कि मोल आपको एक फिजिकल क्वांटिटीज है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, 1 फिजिकल क्वांटिटी। राइट। तो मोल से घबराने वाली बात नहीं है। अब आप चलिए, कहा 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस दैट कंटेन एज मेनी पार्टिकल्स। बात देखिए, दैट कंटेन उसमें होता है एज मेनी पार्टिकल्स और एंटिटीज। एंटिटीज का मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आयंस एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है। पार्टिकल्स का मतलब भी वही है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये भी आइटम्स, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, आइटम्स भी हो सकता है। As there are atoms in exactly 12 ग्राम, 12 ग्राम में in exactly 12 ग्राम। क्या अगर केजी में आप उसे बदलते हैं तो 0.01 केजी आप लिख सकते हैं, ठीक, या नहीं तो आप ग्राम में ही रखेंगे। और किसका ऑफ द 12 कार्बन आइसोटोप। आइसोटोप कार्बन का 2 होता है, एक 14 कार्बन है और एक 12 कार्बन है। तो यहां 12 कार्बन को स्टैंडर्ड मान करके मोल को डिफाइन किया गया। सॉरी, 1 मोल को डिफाइन किया गया। राइट। और सेकेंड वाले जो लाइन है, जो ये आप 3 लाइन देख रहे हैं, इस सेकेंड वाले लाइन को हमने 9th क्लास की बुक से लिखा है। 9th क्लास की बुक से हमने लिखा है द नंबर ऑफ पार्टिकल्स और एंटिटीज। ठीक, एंटिटी इसके बाद ब्रैकेट में क्या क्या है, आइटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, और ये 3 नहीं लिखा गया तो हमने एक्स्ट्रा लिख दिया है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एक्सेट्रा। क्लियर। अब 9th क्लास के जो बच्चे हैं वो e⁻⁻ है, तो इसका मतलब वो अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा, तो उसको थोड़ा सा होगा कि भाई ये सिंबल क्या आ गया, ये सिंबल क्या आ गया, an⁻0 ये सिंबल क्या आ गया। तो अभी याद रखिए, इलेक्ट्रॉन दिस इज denoted by electron, this is denoted by proton, and this is denoted by neutron, जो which are the fundamental particles of atoms. Right. और ये कह रहा है present in 1 mole of any substance। 1 mole, ध्यान रखिएगा, 1 mole of any substance is fixed
वो फिक्स होता है। फिक्स है, क्या फिक्स है? विद द वैल्यू ऑफ 6.022 10⁻23, राइट। ये एंड इसी नंबर को एवोगैड्रो नंबर बोला जाता है या एवोगैड्रो कांस्टेंट बोला जाता है, राइट। अब मैं एक आपको प्रॉब्लम होगा उसको मैं बतला देता हूं। एवोगैड्रो नंबर ये कहां से आया? ये 9th क्लास के बुक में चर्चा में नहीं है, लेकिन 11th क्लास में थोड़ी सी चर्चा की गई है। और इस नंबर को, एवोगैड्रो नंबर को 9th क्लास में n0 से लिखा है। दिस नंबर इज डिनोटेड बाय n0, क्लियर, n0। और ये 9th क्लास के बुक में क्या है? n9। बट दिस नंबर, इसी नंबर को या इसी कांस्टेंट को na से लिखा है या 11th क्लास के केमिस्ट्री में। बस ये बात समझ लीजिए। जो भी डिनोशन हो वो बात हम नहीं कह रहे हैं, बस ये हम कह रहे हैं कि आपका ए कांस्टेंट आपको याद रखना पड़ेगा। आगे लिखा है फिक्स्ड, ये फिक्स है, राइट। और ये एक वैज्ञानिक थे, एमिडो एवोगैड्रो। उन्होंने इस नंबर को फाइंड आउट किया। केमिस्ट्री में भी है, 9th में भी है और 11th में उनके बारे में है। और उन्हीं के रेस्पेक्ट में, इन द ऑनर ऑफ दैट साइंटिस्ट, इस नंबर का नाम रखा गया एवोगैड्रो नंबर, एंड विच इज फिक्स, ये वेरिएबल नहीं है। सो दिस इज कॉल्ड एवोगैड्रो कांस्टेंट। बात समझ लीजिए। और ये आपको 9th और 11th में अलग अलग से डिनोट किया गया है। उसको थोड़ा सा आप 9th के बच्चे हैं तो इसका यूज कीजिए n0 का, 11th का बच्चा है तो na का यूज कीजिए। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि ये फिक्स नंबर कहां से आया? ये फिक्स नंबर कहां से आया, इसी पर हम थोड़ी सी चर्चा करना चाहते हैं। ये फिक्स नंबर कहां से आया? तो ध्यान रखिए, कुछ ऐसी बात है, कुछ ऐसी बात है जिसको हम, अब वो बात हायर क्लास से आई तो जरूर है, लेकिन फिलहाल हम उसको आपको कहेंगे कि याद करके चलिए। लेकिन आप फिर कहेंगे कि सर पहले वाले वीडियो में तो यही बात बताएं कि 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, और ये 4th क्लास 3rd क्लास से पढ़ाई गई और अभी तक मुझे मास का कंसेप्ट नहीं बैठा, जबकि मास के बारे में जानता हूं बचपन से। आइए थोड़ी सी बात मैं यहां पर चर्चा कर लूं। ध्यान से इस बात को सुनिएगा और ध्यान यहीं पर रखिएगा। क्या? तो कुछ बात हम लिखते हैं आपको। द मास ऑफ वन कार्बन, एक कार्बन का मास, ध्यान रखना है। द मास ऑफ वन कार्बन, द मास ऑफ वन कार्बन, और 12 लिखा है। मास ऑफ वन कार्बन, राइट। यहां पर हमने लिखा, इसको लिख सकते हैं हम 12C। ये बात रखना है, वन कार्बन, इसका एक कार्बन का मास आपको 1.992648
-23 ग्राम। भाई ये बात आपको याद रखना है। हम तो याद नहीं रखेंगे भाई, हमें एग्जाम नहीं देना है, हम तो कंसेप्ट आपको बताएंगे, लेकिन आपके दिमाग में आएगा कि एक कार्बन यानी 1 कार्बन, और कार्बन कौन आइसोटोप, तो 12C आइसोटोप का मास जो है इतनी बड़ी फिगर में कहां से आई। तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम है मास स्पेक्ट्रोमीटर, डिटेक्टेड बाय मास स्पेक्ट्रोमीटर। मास स्पेक्ट्रोमीटर याद रखिएगा, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिस मास स्पेक्ट्रोमीटर से एक कार्बन का मास इतना फाइंड आउट किया गया, निकाला गया। इसलिए इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब सवाल उठता है कि मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या है। ये मास स्पेक्ट्रोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो सब एटॉमिक पार्टिकल या जिसको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, यू कांट सी विद नेकेड आई, चाहे एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, राइट, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो, क्लियर। उसके मास को निकालने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का इन्वेंशन किया गया, दैट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड मास स्पेक्ट्रोमीटर। इसी मास स्पेक्ट्रोमीटर से 1 कार्बन 12, मास ऑफ 1 कार्बन 12, बात समझ रहे हैं, इस फिगर में निकाला गया। बात समझ लीजिए, इतनी बात क्लियर हो गई। अब बात ये आती है कि 1 मोल ऑफ कार्बन, एक बात तो ये याद रखना है, अब है मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन, मास ऑफ 1 मोल कार्बन 12C लिखेंगे, 1 मोल कार्बन, बात समझ रही है, इक्वल टू 12 ग्राम ये होता है। बात समझ रहे हैं, ये बात कुछ पता चला। अब कहिएगा सर ये बात कहां से आप लिखे, ये तो आपने कहा कि चलो मास स्पेक्ट्रोमीटर से निकाला गया है और मास स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में हम नहीं जानते। गूगल पर किसी पर उस इंस्ट्रूमेंट को टाइप कीजिएगा, आ जाएगा। लेकिन ये क्या है, 1 मोल कार्बन, अभी तो 1 मोल कार्बन के बारे में पढ़। तो डेफिनेशन क्या, 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन, ये सब बात लिखा गया है। तो 9th क्लास में कि कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है 40, सोडियम का एटॉमिक मास 23, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास तो 16। तो भाई कार्बन के 1 मोल जो आप एटॉमिक मास, आप पूछते हैं एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, नहीं, एटॉमिक मास ऑफ 1 मोल की बात अब कीजिए, 1 मोल सोडियम। अब आपका दिमाग थोड़ा चकराएगा भी और कुछ कुछ बात समझ में आएगा। हम इस मंजिल पर पहले पहुंचे कि एवोगैड्रो नंबर कहां से आया, एवोगैड्रो कांस्टेंट कहां से आया, राइट। तो उस मंजिल पर पहुंचने के लिए मुझे यहां कार्बन आइसोटोप 12 आइसोटोप का एक कार्बन का मास इतना आया और 1 मोल का मास 12 ग्राम आया। इसका मतलब ये हुआ
कि 12 ग्राम पर जो भी कैलकुलेशन होगा, ध्यान रखिए, पॉइंट टू बी नोटेड, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। 1, ये बात देखिए कि 1 मोल इक्वल टू 12 ग्राम, कौन, कार्बन की बात कर रहे हैं, तो 12 ग्राम इक्वल टू 1 मोल लिखेंगे। अब ये कार्बन की बात पर चल रही है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझने का प्रयास कीजिए, राइट। तो इसको हम निकालेंगे कैसे, आइए तो निकालेंगे यहां। अब यूनिटरी मेथड लगाइए। आपसे सवाल मैं पूछूं कि अगर कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन कितना हो गया, 5 रुपीज, तो आप कितने भी पेन का निकाल सकते हैं कॉस्ट प्राइस। अब आप समझिए, हमें इस बात को खबर मिली है यहां कि 12 कार्बन सी, ये जो लिख रहे हैं, तो ये क्या है आपका, आप देखिए, हम लिखेंगे सिंस यूनिटरी मेथड, जैसे आप पैन का कीमत निकालते हैं यूनिटरी मेथड से कि एक पैन 5 रुपया का है तो 10 पैन 50 रुपया का। अब इस पर 20 पैन का भी निकाल सकते हैं। तो आइए, आपके पास ये जो मास दिया गया है क्या है, सिंस 1.992648 ग्राम। ये भाई ग्राम अभी मत लिखिए, ये आवाज तो आना है, डस्टर रखेंगे तो बस इत्मीनान से समझिए, इनटू 10⁻³ ग्राम, राइट। ये जो है ग्राम, ये आपका इक्वल टू क्या लिखेंगे, इक्वल टू लिखेंगे 1, राइट, 112C कार्बन एटम लिखेंगे ना। अब आप कहिएगा कि सर ये लिखने में थोड़ा सा, इसको मिटा देता हूं, ये जो है ये 9th 11th वाला है, इसको थोड़ा मिटा देता हूं जिससे कि आपको अच्छी तरीके से दिख जाए, राइट। आई अब 1 पॉइंट, इट मीन्स दिस फिगर इक्वल टू 112 कार्बन एटम। ये बात वही है जो ये बात है, देखिए ना, द मास ऑफ 1 कार्बन 12, तो 1 कार्बन 12 को हम यहां 1 नहीं लिखे, फिर भी यहां 1 लिखा हुआ है, 12 कार्बन इक्वल टू दिस मास। इसको इधर और इसको इधर कर दे, तो ऐसा क्यों, इसको इधर और उसको इधर, जिसको निकालना हो। अब ये तो यूनिटरी मेथड है, अब ये 4th में पढ़ना है, 5th में पढ़ना है, ये यूनिटरी हम पढ़ाते रहें तो भाई आप इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी करने के लायक है, उस लेवल से मुझे क्लास लेना पड़ेगा, बच्चों की बात नहीं। अब आप सियाने बन गए हैं, उसके हिसाब से बात करना होगा। तो देखिए क्या बात है, अब हम लिखेंगे देयरफॉर 1 ग्राम इक्वल टू कितना नंबर होगा, तो 1 अपॉन क्या लिखेंगे, 1.992648, राइट, इंटू 10⁻⁻23। अब क्या लिखेंगे, एक नहीं आप तो लिखेंगे आइटम्स, 12C आइटम्स, राइट, आइटम्स। और तब कितना पर
देयरफॉर आप लिखेंगे कितना 12 ग्राम, तो 12 ग्राम, राइट। यूनिटरी है ना, दिस इक्वल टू दिस नंबर, तो 1 इक्वल टू दिस आइटम एंड देयरफॉर 12 ग्राम में आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 ग्राम इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये 1/1.99268 10⁻⁻23 और मल्टीप्लाई 12, राइट। बात समझ। और 12 ग्राम पर जो कैलकुलेशन होगा वह 1 मोल के बराबर होगा, क्योंकि मास ऑफ 1 मोल इक्वल टू 12 ग्राम। बात क्या है, हमें दो बात, एक बात ए और एक बात ए, ये दिमाग में रहनी चाहिए, राइट। तो एवोगैड्रो कांस्टेंट तक हम पहुंच जाएंगे, राइट। अब इसका आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपको निकलेगा क्या, देखिए ये 6.022 और क्या नंबर निकलेगा मैं आपको बता दूं, हम भी भाई याद करके नहीं रखे हैं, थोड़ा लिख करके रखें, 22136 136 10⁻23 क्या, ए 12 सी आइटम्स। बात समझ रहे हैं, क्या निकल करके आएगा, ये आपका निकल करके आएगा, कैलकुलेशन आप करेंगे। बात समझ रहे हैं। अब इस बात को राउंड ऑफ कीजिएगा, क्या करेंगे, इस बात को हम राउंड ऑफ करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 6.022 10⁻23। अब क्या बनेगा, यही लिखेंगे ये वाली बात। अब सीधे हम आइटम्स लिख देते हैं, राइट। तो ये क्या हो गया, 12C आइटम्स, 12C। ये कार्बन है भाई, एक कार्बन है और थोड़ा अलग है, तो छोड़ो हटाओ इस बात को, क्योंकि ये पावर आपका ये 12 लगेगा इसी में। कई बच्चे उल्टा पुल्टा भी लिख देता है, ये 23 या उसके बाद में 1 2 लिख देगा तो 2312 हो जाएगा, है? बात समझ रहे हैं, इसलिए मैंने इसको घेर दिया। अब चलिए यहां पर सिर्फ आइटम्स लिख देता, आइटम्स, राइट, आइटम्स। और इसी नंबर को डिनोट किया गया 9th क्लास में N0 से और 11th क्लास में Na से। तो Na इक्वल टू दिस, Na, या आप N0 भी लिख सकते हैं, ये दोनों से। बात समझ रहे? अब आप समझिए, ये जो है आप 12 ग्राम पर निकाले हैं और 12 ग्राम को क्या कहा गया, 1 मोल, क्या 1 मोल, राइट। तो आपको कहा गया कि, बात को समझिए, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो ये बात स्टेटमेंट है, इसको द नंबर ऑफ पार्टिकल और एंटिटीज, आइटम्स, मॉलिक्यूल्स, राइट, कोई भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। हम तो कार्बन पर निकाले हैं अभी, लेकिन ये सोडियम पर भी हो सकता है, मैग्नीशियम के लिए भी, एनी सब्सटेंस पर क्या है, ये फिक्स है भाई, ये फिक्स है, बदलेगा, राइट। तो 1 मोल, अब इसको हम लिखेंगे क्या, एवोगैड्रो, इसको लिख दीजिए
1 मोल, राइट, इक्वल टू दिस। ये बात समझ में आ गई? हमने जो मंजिल पर पहुंचना था हमने पहुंच गया, राइट। अब आप देखिए 1 मोल का डेफिनेशन समझाए, एवोगाड्रो नंबर कैसे लाए, इस बात को पकड़िए। ध्यान सिर्फ ये बॉक्स वाले पर और इस बॉक्स वाले पर ध्यान देना। हमने 1 मोल इक्वल टू क्यों ये लिखा? क्योंकि 12 ग्राम पर जो कैलकुलेशन हो रहा है यहां वो मुझे 1 मोल कहेगा, क्योंकि 12 ग्राम इक्वल टू 1 मोल लिखा हुआ है। अब आप समझिए हम क्यों मोल कंसेप्ट नहीं समझ पाते हैं। बचपन से हमें मोल पर कैलकुलेशन करना सिखलाया नहीं गया बचपन से। अब एग्जाम्पल से बात को समझिए। आप छोटे बच्चे हैं, कभी शॉपिंग करने के लिए तो दुकान पर गए होंगे, जनरल स्टोर पर तो गए होंगे। आप दुकानदार को कहेंगे प्लीज गिव मी 1 kg सॉल्ट, या फ्रूट सेलर के पास गए होंगे प्लीज गिव मी 1 kg एप्पल्स, राइट, 1 kg प्लीज गिव मी 1 kg ग्रीन वेजिटेबल, कोई भी है आप परचेज करते हैं तो बोलते हैं। बचपन से आदत बना हुआ है, केजी में, ग्राम में, वो बात आप सुन रहे हैं। इसीलिए आपको मास समझने में परेशानी नहीं हुई, लेकिन मास फिर भी आप नहीं समझे। भले ही आप शॉपिंग कर लिए, खरीदारी कर लिए, लेकिन मास का कंसेप्ट नहीं हो सका। टाइम के बारे में बचपन से जानते हैं, इतना पर निडल आएगा, घड़ी का सुई है, इतना पर आएगा तो 12 बजेगा और इतना पर आएगा तो 3 बजेगा, लेकिन टाइम का कंसेप्ट आपके पास अभी भी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब बात आपको मैं समझा रहा हूं कि मोल के बारे में कभी खरीदारी आपने नहीं किया। मोल आप किसी को कहे हैं कि भाई 1 मोल चीनी खरीद करके ले आओ, या आपने दुकानदार को कभी कहा है कि प्लीज गिव मी 1 मोल एप्पल्स? नहीं बोले। हमें वो दैनिक लाइफ में, डेली लाइफ में मोल का यूज नहीं है, इसीलिए मोल को समझने में परेशानी हुई, क्योंकि डेली लाइफ में हम इसका यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते? आप अंदाज लगा लीजिए 1 मोल में कितनी बड़ी फिगर है। ये 6.022 को छोड़ दीजिए, 10⁻23 पर ही विचार कीजिए, तो ये कितनी बड़ी फिगर है। पूरी दुनिया की पॉपुलेशन, आइदर एनिमल की बात कीजिए, प्लांट की बात कीजिए, किसी भी एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, यूकैरियोट, प्रोकैरियोट, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसकी बात आप कीजिए, तो कंपैरिजन में 10⁻³ हमें तो काउंटिंग भी नहीं आएगी। करोड़ के बाद बंद हो जाता है, अरब खरब के बाद हम लोग बंद कर दें, मिलियन, ट्रिलियन, बिलियन, ये सब के बाद काउंटिंग नहीं। लेकिन 10⁻23। अब आपसे कोई आदमी पूछे कि भाई 1 मोल एप्पल्स दो, प्लीज गिव मी 1 मोल एप्पल्स, तो अंदाज लगा लीजिए 10⁻23 एप्पल्स होगा, उसके दुकान में होगा नहीं। और अगर आप कहते हैं कि 1 मोल मुझे शुगर, चीनी चाहिए, तो भाई वो अनकाउंटेबल होता है, आपको जो है ना वो गिनते गिनते परेशान हो जाएगा। इसीलिए मोल में खरीदारी संभव नहीं है, मोल में खरीदारी संभव नहीं है, क्योंकि 10⁻23 बहुत बड़ी फिगर है, अंदाज लगे। इसीलिए प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं आया, प्रैक्टिकल लाइफ में इसका प्रयोग नहीं हो सका। अब बात को समझिए, अगर आप किसी को कहिएगा कि मुझे
1 मोल नोटबुक चाहिए, कॉपी चाहिए। अंदाज अगर ये उसको दुकानदार को पता हो कि 10⁻23 के ऑर्डर में मोल का कैलकुलेशन होता है तो दिमाग चकरा जाएगा उस दुकानदार को। कहेगा यार पूरे भारत की कॉपी, जितने भी इंडिया में दुकान है, सारे इंडिया के दुकान को एक जगह कलेक्ट कर तो शायद हो सकता है कि इसके बराबर नोटबुक निकल जाए। इसीलिए दिस इज द लार्ज फिगर, इसलिए प्रैक्टिकल वे में नहीं आया। इसीलिए हम मास के बारे में खरीदारी किए, मास के केजी ग्राम के बारे में खरीदारी किए, वो हमें जानकारी है लेकिन मास का कंसेप्ट नहीं। मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर के बारे में हमें जानकारी तो है लेकिन उसका कंसेप्ट नहीं है। टाइम के बारे में हम बचपन से पढ़े लेकिन कंसेप्ट नहीं है। लेकिन हम जब मोल कंसेप्ट की बात करते हैं तो कहते हैं अरे यार ये दुनिया का 7वां अजूबा चीज ये कहां से आ गया। और जब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में 6 नंबर पर यह अमाउंट ऑफ सबस्टेंस की चर्चा की गई है और वहां से जब बात को करते हैं तब समझ में आता है कि ओ भाई ये तो फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे मास फिजिकल क्वांटिटी, टाइम है, लेंथ है, इलेक्ट्रिक करंट है। तब बात में समझ में आती कि चलो भाई मोल भी एक क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करने वाली फिजिकल क्वांटिटी है और इसका भी यूनिट है। अब बात क्लियर हो गई। अब हम इस पर कुछ चर्चा करेंगे कि 1 मोल के बराबर क्या क्या चीज होगा। ऐसे इस डेफिनेशन से पता चल गया कि 1 मोल के बराबर क्या होगा, राइट। नीचे वाली जो लाइन ये 1 मोल इक्वल टू क्या होगा। अब इस पर हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो 9th क्लास के बुक में उससे भी बनाएंगे और 11th क्लास के बुक में है उससे भी बनाएंगे, और जो इंजीनियरिंग या नीट में जो मेडिकल में जो पूछे गए उस पर भी कुछ हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।